उसे अपने जिस्म पर उसका हाथ रेंगता महसूस हो रहा था। पसीने से उसका पूरा जिस्म शराबूर हो रहा था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वो बुरी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू तेज़ी से जारी थे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की, लेकिन वो अपनी गिरफ्त सख्त से सख्त करता जा रहा था। वो उसके मजबूत बाजुओं में बेहाल हो रही थी। छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए रहम करो मुझ पर, प्लीज़ रहम करो, ऐसे मत करो मेरे साथ। इज़ा, इज़ा प्लीज़ उठो, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ हो अपने घर पर। इबादत उसे जगाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नींद टूट ही नहीं रही थी। यकीनन ख्वाब में वो डर गई थी बहुत ज़्यादा, और इसी डर में वो मुसलसल अपने बाजू को हरकत दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी तकलीफ़ भी बढ़ रही होगी। इबादत ने ज़बरदस्ती उसकी नींद खोलने के लिए पानी का ग्लास उठाकर थोड़ा पानी लेकर उसके मुंह पे फेंका था। इज़ा, इज़ा तुम ठीक हो, उठो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठा चुकी थी, जबकि वो खुद को अपने कमरे में महफूज पाकर इबादत के गले लगती फूट फूट कर रोने लगी। इज़ा सब कुछ ठीक है मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, तुम ख्वाब में डर गई थी, सिर्फ बुरा ख्वाब था, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसे अपने साथ लगाती बहलाने की कोशिश कर रही थी। इबादत तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती, वो मेरे इतने पास था, इतना ज़्यादा पास, और मैं बेबस थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बुरी तरह से रोते हुए उसे बता रही थी, जबकि उसे अपने साथ लगाई इबादत उसका डर कम करना चाह रही थी। सब कुछ ठीक है इज़ा, तुम अपने घर पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, अपने बाजू को हरकत मत दो, और दर्द होगा, और मेरी बात मानो तो घर वालों को बता दो इस बारे में। मैं यूँ रोज़ ख्वाब में डरते हुए या छुप छुप कर रो कर तुम इस मसले को हल नहीं कर सकती। तुम्हें जितना ये सब इजी लग रहा है ना, उतना नहीं है। खुद को सबके सामने नॉर्मल ज़ाहिर करना बंद करो, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। घर के बड़ों को इस बारे में पता होना चाहिए कि उसने तुम पर रेप अटेम्प्ट की है। इबादत उसे समझा रही थी, नहीं इबादत, हम किसी को नहीं बता सकते, अगर ये बात बाहर निकली ना तो मसला बड़ा बन जाएगा, और फिर दादी, उनकी हालत तुम्हारे सामने है, मैं अपनी दादी को मरते हुए नहीं देख सकती। वो फूट फूट कर रोती एक दफ़ा फिर से अपना गम हल्का करने लगी थी। तुम नहीं जानती इबादत, अगर मैंने एक दिन अपने चेहरे की ये मुस्कुराहट ख़त्म कर ली और अपना डर किसी पर जाहिर कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। मेरे भाई गुस्से में ये चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि दादी पर क्या गुजरेगी। उन्हें फ़िक्र होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की कि वो दामियार शाह को किस तरह से ख़त्म करें। तुम नहीं जानती इबादत, अगर मेरे भाइयों को इस बारे में पता चल गया ना तो दामियार शाह तो मरेगा, लेकिन साथ में दादी भी। दादी को कोई दुख नहीं दे सकती मैं, तुम जानती हो ना, मैंने दादी से कभी कुछ नहीं छुपाया, उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जान के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि एक झटका भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए ये दुख खुद पर सवार कर लोगी? क्या सारी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ खुद पर डालकर इस तकलीफ़ को सहती रहोगी अकेले? वो कितने मज़े से हमारे घर आता है, सबसे मिलता है, सबके सामने इतना अच्छा इंसान बनकर रह रहा है, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। तुम्हें उससे डर नहीं लगता? वो उसे झिझोड़ते हुए पूछ रही थी। डर लगता है इबादत, मुझे उससे बहुत डर लगता है, उसकी आंखों से डर लगता है, वो अजीब से अंदाज से मुझे देखता है तब डर लगता है, लेकिन मैं अपना डर उस पर जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि एक दफ़ा मैंने उसको बताया कि मैं उससे डरती हूँ तो वो और शेर हो जाएगा, और मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैं अपनी दादी की वजह से मजबूर होकर खामोश हूँ। अगर ये बता दिया तो वो फिर मेरी मजबूरी को कैश करेगा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, आज नहीं तो कल मैं ये बात बता दूंगी दादी को ना सही, लेकिन अम्मी या चाची तक मैं ये बात पहुंचा दूंगी। बहुत सोच समझ कर कह रही थी वो, जबकि इबादत उसे अपने साथ लगाए रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। डर से उसकी जान जा रही थी। हर थोड़ी देर के बाद बिजली चमकती तो उसकी हल्की सी चीख निकलती, जिसे वो अपने होंठों पर हाथ रखकर बंद करने की कोशिश करती। कभी दरवाजे की तरफ भाग कर जाने का फैसला करती और सोचती कि वो सबको बता दे कि उसे बिजली कड़कने से डर लगता है, लेकिन फिर उसे अजीब भी लग रहा था इस तरह अपना डर किसी पर जाहिर करते हुए भी। और वो जो उसका शोहर था, उसके हर दुख सुख का साथी, उसके डर में उसका सहारा था, न जाने कहाँ चला गया था, वो जो वापस आने का नाम ना ले रहा था। इस तरह से कौन करता है? हमारी शादी वैसी नहीं है जैसे नॉर्मल शादियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उसे एहसास तो होना चाहिए कि वो मुझे यहाँ अकेले छोड़ कर गया। बेशक घर में ना सही, लेकिन इस कमरे में तो मैं अकेली हूँ ना। वो डर से परेशान होते हुए सोच रही थी जब अचानक लाइट ऑफ हो गई।
फिर उसे ख्याल आया कि लाइट तो उसी वक्त बंद हो गई थी जब वो लोग नीचे बैठी हुई थी, यानी कि अब यूपीएस भी बंद हो चुका था। अब उसे मज़ीद डर लगने लगा। ऊपर से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। दिसंबर का महीना एंड लग चुका था और आज़ाद कश्मीर में दिसंबर की सर्दी लोगों का बुरा हाल कर देती थी, या फिर ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सर्दी का असल मतलब समझा देती थी। अगर कराची की बात की जाए तो वहाँ अब तक लोग हल्के कंबल में गुजारा कर रहे थे, जबकि आज़ाद कश्मीर की तेज़ सर्दी का मुकाबला शायद ही कराची का मौसम कर सकता था। और मौसमी हालात के मुताबिक उसे पता चला कि मज़ीद 4-5 दिन इस इलाके में बर्फ़ भी गिरने वाली है, यानी कि मौसम मज़ीद सरतरीन हो जाएगा। ये सोचते हुए उसकी जान जा रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब आसमान पर कड़कती बिजली एक दफ़ा फिर से चमकते हुए आसमान को रोशन कर गई थी, और उसके साथ ही वो अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी चीख को रोकती दरवाजे की तरफ भागी, जब सामने से आते वजूद से टकराई थी। टकराते साथ ही वो उसकी बाहों में कैद सी हो चुकी थी, और शहीर को अपने बेहद करीब महसूस करते वो उससे लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जबकि शहीर परेशान हुआ कि अचानक इस तरह क्यों रोने लगी है वो उसे यूं ही अपने हिसार में लिए कमरे के अंदर ले आया। अरूश मेरी जान, क्या हो गया? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा तुमसे क्या? वो परेशानी से वो उससे पूछने लगा, जबकि वो उसे कोई भी जवाब ना देते मज़ीद रोने लगी। उसके रोने पर वो और ज़्यादा परेशान हुआ। वो जाते हुए तो उसे ठीक ठाक छोड़ कर ही गया था। इससे पहले कि वो उसके रोने की वजह समझ पाता, फिर से चमकने वाली बिजली ने उसे बहुत कुछ समझा दिया। वो उससे अलग हो ही रही थी जब अचानक आसमान पर बिजली चमकी और वो एक दफ़ा फिर उसकी पनाहों में आ चुकी थी। वो एक लम्हे में समझ गया कि इस मौसम की वजह से वो इतनी ज़्यादा डर रही है। अच्छा, तो मेरी जान को बारिश और बिजली के कड़कने से डर लगता है? फिर तो मसला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मौसम ऐसा ही रहता है। तो क्या इस मौसम में इतने ही करीब रहने का इरादा है? वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में गुनगुनाया, लेकिन वो तो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। मौसम का डर और फिर उसका सहारा बन जाने पर वो जैसे हर सोच से आज़ाद हो चुकी थी। अब अगर तुम इसी तरह मेरे साथ रहोगी तो यकीन करो ये मौसम बहुत हसीन गुजरेंगे। वो उसे बेड की तरफ ले आया। डोंट वरी मेरी जान, शहीर शाह के होते हुए तुम्हें इस मौसम के रंगों से खौफजदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे हर डर को समेट लूँगा। उसे खुद के हिसार में लेते हुए वो बोला था, जबकि कुछ मौसम के डर से बेहाल होती वो उसके खुद ही करीब हो गई थी। और फिर इस मौसम की छोटी छोटी सी शरारतों ने उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब कर दिया। वो दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। उसका सारा डर अपनी बाहों में समेटते वो उसे अपनी मोहब्बत की दुनिया में ले गया, जहाँ कोई डर ना था, सिर्फ और सिर्फ शहीर शाह की मोहब्बत थी जो पूरी तरह उसे अपने हिसार में कैद किए हुए थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो उसके बिल्कुल करीब उसके बाजुओं में कैद बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में, बेखबरी में या बेख्तियारी में उठाया जाने वाला कदम तो हरगिज़ ना था। बेख्तियारी में उठाया जाने वाला कदम तो हरगिज़ ना था, और ना ही उसे लेकर वो किसी तरह की किसी परेशानी का शिकार थी। वो उसका शौहर था। अगर उसने अपना हक लिया तो उसे इस बात पर कोई अफसोस ना था। हाँ, लेकिन वो उस शख्स को अपनी ज़िंदगी और सांसों का मालिक नहीं बनाना चाहती थी। उसने हमेशा सोचा था कि वो उस शख्स से शादी करेगी जो उसके बाबा की पसंद का होगा, और वो जानती थी कि ये शख्स उसकी बाबा की पसंद का नहीं था, लेकिन वो उसके साथ यहाँ भी तो अपने बाबा की वजह से ही थी। उन्होंने ही तो उसे उस शख्स के हवाले किया था, उसे उस शख्स के साथ रुखसत किया था। तो फिर वो कैसे उनकी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेती जो अब उस पर फ़र्ज़ हो चुकी थी। वो आहिस्ता से उसका हाथ पीछे हटाती उसके करीब से उठने लगी कि अचानक ही उसने एक दफ़ा फिर से अपना बाजू उसकी तरफ कर दिया। वो उसके मुस्कुराते लबों और बंद आंखों को देखते अंदाज़ा लगा चुकी थी वो जाग रहा है। शहीर प्लीज़ छोड़ो, मुझे जाना। वो घबराते हुए बोली। थोड़ी देर पहले तक तो नहीं, लेकिन अब उसे उस शख्स से शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें यूं ही सारी ज़िंदगी महसूस करना चाहता हूँ। वो जैसे अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा था। मुझे उठना है, मैं तुम्हारी तरह सारा दिन बिस्तर पर रहने का कोई इरादा नहीं रखती। वो उसका बाजू हटाते हुए फिर से बोली कि एक दफ़ा फिर से वो अपना बाजू उसके गिर्द तंग कर गया। ये तुम मुझे तुम कहकर क्यों बुलाती हो? तुमसे शोहर बड़ा हूँ तुमसे, और शोहर की इज्जत बीवी पर फ़र्ज़ होती है। तुम तुम्हें मुझे आप कहना चाहिए, वो रिश्ते के लिहाज से बता रहा था। मुझसे ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। वो उसका हाथ हटाते हुए फिर से उठने लगी। कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो आपको निभाना पड़ेंगी ना,
लेकिन उसका फ़ोन बजने लगा। इतनी सुबह सुबह उसे किसका फ़ोन आ सकता था? उसने परेशानी से फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया जहाँ बारिक का नंबर जगमगा रहा था। सुबह अक्सर उसे बारिक जगाने के लिए उसके कमरे में आया करता था। आज वो फ़ोन क्यों कर रहा था वो समझ गया था। गुड मॉर्निंग भाई, वो फ़ौरन सीधा होते हुए बोला, जबकि अरूज ने तो जान बख्शी होने पर फ़ौरन वहाँ से भागना ही बेहतर समझा। मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि नीचे तशरीफ़ ले आइए। अभी आपके वलीमे के कार्ड पूरी तरह बटे नहीं, सब रिश्तेदारों में आज ही जाएंगे। अगर आपका सारा दिन सोने का इरादा है तो कम से कम अपनी गाड़ी की चाबी मेरे हवाले कर जाइए, क्योंकि मेरी गाड़ी बाबा लेकर गए हैं अपने किसी दोस्त को कार्ड देने के लिए। उसने तफसील से बताया, जबकि वो जी भाई कहता फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से बाहर निकल गया। ये तुमने क्या कर दिया आयशा? वो जो अपने काम में बुरी तरह से मसरूफ़ थी, बेध्यानी में ही खुली हुई एक इंक की बोतल पर हाथ मार चुकी थी और अब अगले ही लम्हे वो इंक पूरी तरह उसके कपड़ों और हाथों पर फैल गई थी। उसने आगे बढ़ते हुए वो ज़रूरी पेपर्स उठाकर एक तरफ रखे जो आयशा ने बड़ी मेहनत से बनाए थे। ये तो बहुत बुरा हो गया, तुम्हारा सारा ड्रेस बर्बाद हो गया। जल्दी से वॉशरूम में जाओ, इसे धो कर आओ, दुआ भी उसे कहने लगी, जबकि वो भी अपना जोड़ा ख़राब होने पर परेशानी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जबकि इबादत अब तक ज़रान के आने का इंतज़ार कर रही थी जबकि इबादत अब तक ज़रान के आने का इंतज़ार कर रही थी। न जाने वो अब तक क्यों नहीं आया था। वो तो 9 बजे ही आ जाता था, अब 10 बजे से ऊपर टाइम जा रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था ऑफिस आने का, लेकिन फिर भी आज उसे आना पड़ गया। आज पूरे 4 दिन बाद वो अपने ऑफिस में आई थी और आज भी वो यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि ज़रान से मज़ीद छुट्टियाँ लेने आई थी। और उसकी वजह थी शहीर का वलीमा। कल शहीर का वलीमा था जिसके लिए उसे छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि उसके 4 दिन की एप्लीकेशन जो ज़रान की सेक्रेटरी ने मंजूर की थी अब मुकम्मल हो चुकी थी। आज उसे किसी भी हालत में यहाँ आना ही था। वैसे तो ज़रान उसकी मजबूरी समझ सकता था, आखिर वो भी तो कल छुट्टी पर जाने वाला था ना। वो मज़ीद उससे बहस नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे अपने टैलेंट पर कोई सवाल उठाने देना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि इन छुट्टियों के बाद वो अपने काम पर और ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि उसका बहुत सारा काम मिस हो रहा था। वैसे इबादत, तुम अभी कल तो कह रही थी कि तुम्हारे मामू का वलीमा है और तुम एक दिन और ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकती, फिर आज यहाँ आ गई। आयशा काफ़ी देर से वापस नहीं आई थी, इसलिए दुआ उससे बातें करने लगी। हाँ, दरअसल मेरा इरादा तो नहीं आने का था क्योंकि कल वलीमा है, लेकिन फिर सोचा कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो ऑफिस का एक चक्कर लगा लेती हूँ। फिर ज़रान सर से कल की छुट्टी भी तो लेनी है ना। उसने वजह बताई। पता नहीं वो तुम्हें छुट्टी देंगे या नहीं। आजकल तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए होता है हमें डांटने का। वैसे तुम्हें वो लड़की पता है जो हमारे ऑफिस में आई थी, वो ज़रान सर की बहन, उसका शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, सेक्रेटरी बता रही थी। उनकी कुछ उस दिन ज़रान सर काम छोड़कर चले गए थे, दुआ ने कुछ याद करते बताया। इस बारे में वो सब जानती थी, लेकिन दुआ को कुछ बता नहीं सकती थी, इसलिए सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसने उस मौजू को यहीं बंद कर दिया। वैसे कितनी प्यारी लड़की थी ना, वो मुझे बड़ी पसंद थी, लेकिन सच कहूँ तो जब पहली दफ़ा यहाँ आई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो दरअसल तब मुझे पता नहीं था ना कि वो ज़रान सर की बहन है, मैंने तो कुछ और ही समझ लिया था। वो आंख दबाती शरारत से बोली तो इबादत नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुरा कर एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगी। न जाने ज़रान अब तक क्यों नहीं आया था। वो उसका इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। अब आज कहीं ज़रान सर छुट्टी पर तो नहीं है ना, उसने सेक्रेटरी से आकर पूछा था, क्योंकि 10 बजे से ऊपर टाइम जा रहा था। नहीं, छुट्टी पर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। मैं सोच रही थी उन्हें कॉल करने के बारे में, लेकिन कॉल पर वो मुझे डांट ही ना दे गुस्से से, इसीलिए मैंने कॉल नहीं की। हो सकता है ट्रैफिक वगैरह में फंस गए हो, लेकिन फिर भी 1 घंटा हो गया, ऑफिस टाइम स्टार्ट हुए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। सेक्रेटरी खुद भी थोड़ी परेशान लग रही थी। वो आ गए। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो उसने मुड़ कर देखा, जहाँ पर ज़रान ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था और उसके साथ पीछे वो भी थी। उफ, ये आज फिर आ गई, पता नहीं इस लड़की के साथ क्या मसला है, सेक्रेटरी ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि वो एक नज़र सेक्रेटरी को देखती वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, जिस तरफ थोड़ी देर पहले आयशा गई थी और अब तक वापस नहीं आई थी। उसके कपड़ों और हाथों पर इंक गिर गई थी। पता नहीं वो इंक गई भी होगी या नहीं, या शायद उसका नया जोड़ा ख़राब हो गया होगा। वो वॉशरूम में आई तो वो अब काफ़ी बेहतर हालत में थी। शुक्र है इनका दाग चला गया, लेकिन तुम्हारे कपड़े भीग चुके हैं। पता है क्या करो, तुम ना छत पर चली जाओ, वहाँ इस वक्त कोई नहीं होगा। तुम धूप में बैठो, तब तक मैं तुम्हारा दुपट्टा ठीक से धो कर लाती हूँ, और ये जैकेट पहन लो। उसने अपना जैकेट उतार कर उसके हवाले किया। थैंक यू सो मच यार, मुझे सच में बहुत ठंड लग रही थी, तुम प्लीज़ मेरा दुपट्टा लेकर ऊपर ही आ जाना। वो ठंड से कांपते हुए बोली और फ़ौरन ही वहीं से ऊपर की तरफ चली गई, जबकि वो वहीं खड़ी उसका दुपट्टा धोने लगी। उस पर से सारे दाग वगैरह हटा गई थी, तो उसे ज़्यादा मेहनत हरगिज़ नहीं करनी पड़ रही थी। जब अचानक उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, उसने मुड़कर देखा तो ज़िबाइश हैरानगी से उसे देख रही थी। वो सीधी होते हुए नल बंद करती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई।